नमस्कार। अम, मुझे वो दिन याद है 2014 से पहले और 14 के बाद भी कि प्रधानमंत्री जी देश की जनता को दिलासे देते रहे। और एक गाना है ना, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो सुहाने सफर के सपने दिखाते रहे और हंसी मौसम के भी सपने दिखाते रहे। और ये भी कहते रहे कि जब यूपीए सरकार थी और कुछ जगह पे चीन ने प्रयास किया हमारी जमीन पे कब्जा करने का, तो प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते थे कि हम उनको लाल आंख दिखाएं। तो मौसम हसी तो है नहीं, सुहाना सफर भी नहीं रहा। आज हम 2020 पे पहुंचे हैं और हमें डर है हम कि न खो जाएं कहीं। हमें डर कि हम खो ना जाएं कहीं, क्योंकि जो दृश्य हमारे सामने है वो बहुत ही गंभीर है। खास तौर पे जो स्थिति सरहद पे है, लद्दाख में है, वो बहुत गंभीर है। इंसान कभी कभार गलत बयानी कर जाता है, उसको फिर स्वीकार भी नहीं करता, स्पष्टीकरण भी नहीं देता। उसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारी पार्टी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि गलत बयानी हो भी जाए तो वो पकड़ी भी जाती है। इंसान तो गलत कह सकता है, लेकिन कभी कभार तस्वीर गलत नहीं होती, इमेज गलत नहीं होती। तो उस इमेज के बारे में हम बात करेंगे। गार्डियन के न्यूज़पेपर ने आज 2 इमेजेस अपनी अखबार में छापी हुई हैं जो सैटेलाइट के द्वारा ली गई। पैंगसोंग सो लेक एरिया, वहां 2 तस्वीरें हैं। एक 22 मई की तस्वीर है और एक 23 जून की तस्वीर है। तो वो अपने आप में एक कहानी आपको दिखाती हैं कि किस तरह चीनियों ने हमारे मातृभूमि पे, हमारी जमीन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारी तरफ उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 22 मई की तस्वीर, सैटेलाइट इमेजरी जो गार्डियन में छपी, जो आज हमने सुबह देखी, वो आपको दिखाना चाहता हूं। यहां आप देखिए कि कोई इमारतें नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बंकर नहीं है, कोई हेलीपैड नहीं है, कोई हेलीपैड टावर नहीं है। ये है 22 मई की तस्वीर। अब आ जाइए आप 23 जून की सैटेलाइट इमेज, और आपको साफ दिखता है कि किस तरह से चीनों ने वहां कब्जा कर रखा है और किस तरह से इमारतें बनी हुई हैं। अब जो हम 5 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं और वो देश को बता दें, क्योंकि दोनों तस्वीरें अब आपके सामने हैं। दोबारा दिखा दीजिए, और जब मैं सवाल पूछूंगा तो तस्वीर वहां दिखनी चाहिए, दोनों तस्वीरें दिखनी चाहिए। और अंतर आप देख रहे हो, पहचान रहे हो, समझ रहे हो। तो पहला सवाल तो मेरा हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे फिंगर 4 रिज तक पैंगसोंग सो लेक एरिया में कब्जा कर रखा है या नहीं? Does the latest and the first actual picture of Chinese occupation of our territory up to Finger 4 Ridge in Pangong So Lake area depict the truth on the ground? क्या ये वास्तविकता नहीं है? आप इसके बारे में बताइए, देश की जनता को बताइए। क्या ये हिंदुस्तान की मात्र
क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे जो गढ़वाल वैली में है, जिसमें पेट्रोल पॉइंट 14, जहां हमारे 19 जवान और एक कर्नल शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, क्या वो चीन के कब्जे पे नहीं है? क्या उन्होंने हॉट स्प्रिंग पे कब्जा नहीं कर सका? Have the Chinese occupied our territory in Galwan Valley, including Petrol Point 14, where our 20 Jawans and 19 Jawans and one colonel of 16 Bihar regiment made the supreme sacrifice? Has China not occupied Indian territory in the hot springs? प्लीज प्रधानमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वास्तविकता जो है, जो स्थिति है, जो जमीन पे स्थिति है, इस देश को बताइए। आंख दिखाने की तो बात, लाल आंख दिखाने की तो बाद में बात करें, लेकिन वास्तविकता तो बताइए। तीसरा सवाल, हैज चाइना ऑक्यूपाइड our territory up to Y junction, 18 kilometers inside the line of actual control, in the Depsang Plains, threatening India's strategic Daulat Beg Oldie airstrip, which is the lifeline for our military supplies to Siachen Glacier and Karakoram Pass? क्या चीनियों ने गलवान वैली, चीनियों ने वाई जंक्शन, जो 18 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर हमारी जमीन पे है, देप्सांग प्लेन में, क्या उन्होंने वहां कब्जा नहीं कर रखा? और क्या इस कब्जे के द्वारा जो हमारा दौलत बेग ओल्डी पे जो एयर स्ट्रिप है, क्या उस पर खतरा नहीं है? क्योंकि उसी एयर स्ट्रिप के द्वारा हम अपने जवानों को, चाहे वो सियाचन ग्लेशियर में हो, चाहे वो काराकोरम पास पे हो, हम उनको सारी सप्लाईज उसी एयर स्ट्रिप से देते हैं। और अगर वाई जंक्शन पे चीनी फौजें बैठी हुई हैं, वो लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो क्या इससे खतरा नहीं साफ जाहिर? ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। क्या उससे साफ खतरा नहीं जाहिर? क्योंकि उनकी आर्टिलरी फायर के द्वारा हमारी एयर स्ट्रिप को खतरा है, जहां हमारे C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स अब पहुंच सकते हैं, ताकि हमारी जवान जो हैं, जो सियाचन में हैं, जो काराकोरम पास में हैं, वहां उनको सप्लाईज मिल सकती है। तो क्या सच नहीं है कि वाई जंक्शन पे उनका कब्जा है चीनियों का? ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, जब इंदिरा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, मुझे आज भी याद है कि 4 जुलाई 1971 में इंदिरा जी खुद गलवान वैली गई, ताकि हमारे जवानों का मनोबल बढ़े, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गई। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने जवानों को मिलने के लिए, संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हम चीन का गलवान वैली में कंट्रोल नहीं मानेंगे, हम वाई जंक्शन कंट्रोल नहीं मानेंगे, हम पैंगोंग सो लेक का जो उनका जो कब्जा है नहीं मानेंगे, फिंगर 4 और 8 का कब्जा नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जी कहिए, देश को कहिए, ताकि चीन को आपका बयान पहुंच जाए, सारे विश्व में पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हुई है, हमारे जवानों के साथ खड़ी हुई है। आप झिझकाइए मत, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसा बयान दो, ताकि सारे देश का मनोबल, सेना का मनोबल बढ़े और विश्व में यह संदेश चले जाए कि चीनियों का कब्जा हम कभी नहीं माने। धन्यवाद सर। संजय मिश्रा, दैनिक जागरण से।
संजय जी अनम्यूट करिए। संजय जी आवाज जा रही है आपको? हाँ जी जी, नमस्कार सिब्बल साहब। नमस्कार। सिब्बल साहब, ये जो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि जो ये जो दौर है वो विस्तारवाद का नहीं है, विकासवाद का है। अब ये चाइना की तरफ इशारा था, पर अभी तक ये एक सवाल उठ रहा है कि भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चीन के ऊपर, चीन को डायरेक्ट नेम क्यों नहीं ले रहा? उनको क्या हिचक है? अगर आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर क्या दिक्कत है भारत के शिखर नेतृत्व को चीन का नाम लेने में? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारे प्रधानमंत्री जी इशारों इशारों में बात क्यों कर रहे हैं। इशारों इशारों में बात क्यों कर रहे हैं? सारे विश्व को मालूम है कि चीन का रवैया क्या रहा है, हमें भी मालूम होना चाहिए था। साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहे हैं सभी को मालूम है। नेपाल में किस तरह से वहां अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। पड़ोसी देशों में कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। अफ्रीका में कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमें इस बात का मालूम है। कैसे उन्होंने अपने मन में यह तय कर रखा है कि अरुणाचल उनका है, इस बात का हमें मालूम है। कैसे वो तवांग में बैठना चाहते हैं इस बात का हमें मालूम है। कैसे वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं सियाचिन के द्वारा, ये बात हमें मालूम है। तो ये तो हमें मालूम है, तो प्रधानमंत्री जी को मालूम है। 2014 में भी मालूम था। तो 6 साल प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे जब ये सब मालूम था? हमारी सदर पे खतरा था, जब हमें मालूम था कि ऐसा चीन करेगा, जब वहां हमारे चारवाहा बता रहे थे, जब इनके काउंसलर चिट्ठी लिख रहे थे, 20 फरवरी को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, तो प्रधानमंत्री जी आज आप इशारों इशारों में बात क्यों नहीं करते, क्यों कर रहे हो? आप वास्तविकता बताइए ना, साफ बताइए हमारे देश को और चीन को बता दीजिए, चीन को बता दीजिए कि हम ये नहीं मानेंगे। धन्यवाद सर। साथियों से आग्रह है अपना माइक म्यूट रखें। अगला सवाल सिद्धार्थ एएनआई से। सर नमस्कार। म्यूट कर लीजिए। जी सिद्धार्थ। सर मेरा सवाल ये है कि आप लगातार सरकार पे कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, प्रधानमंत्री से सफाई मांग रही है, लेकिन बीजेपी, अगर बीजेपी की बात करें तो वो जो है साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के बयान हैं वो ऑक्सीजन देते हैं देश के दुश्मनों को, और कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार का घोंसला बन के रह गई। निजी जो है बाकायदा निजी जो आरोप लगाए गए हैं और निजी टिप्पणियां तक कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पे मुख्तार अब्बास नकवी ने कही है, कहा कि घोंसला बन के रह गया है ये पप्पू का, और एक परिवार का चोचला बन के रह गया है। संजीव जी आप सवाल पूछ रहे हैं? सर मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा भाजपा से पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लीजिए, ये बयानबाजी तो तब हुई ना जब उन्होंने कब्जा कर लिया। उससे पहले तो हम कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे। तो ये ऑप्शन कैसे मिली चीन को? हमने तो कोई बयानबाजी की नहीं। ये ऑप्शन क्यों मिली? क्योंकि आपने सरहद की हिफाजत नहीं की। हमारी बयानबाजी से कोई ऑप्शन नहीं मिली उनको, और आज भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आपकी वजह से, आपके होने की वजह से, आपकी निगरानी नहीं करने की वजह से चीन को ऑप्शन मिली है। तो ऑक्सीजन आप गलत बयानी कर रहे हो। आप देश को, आपका कर्तव्य है, आपने संविधान की शपथ ले रखी है, आपका कर्तव्य है कि आप देश को बताएं कि चीन कहां पे बैठा है, ताकि सारे देश को पता चले और सारा देश आपके साथ खड़े हो जाए, सारी सेना आपके साथ खड़ी हो जाए और हम सारे देश का मनोबल बढ़े। और ये बता दीजिए आप चीन को कि हम ये बात कभी नहीं मानेंगे, आपका कब्जा कभी नहीं हम इसको स्वीकार करेंगे।
थैंक यू। प्रीति भारद्वाज, सहारा टीवी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कल प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से लद्दाख में जाकर के एक लंबा चौड़ा जो है संबोधन किया हमारे सैनिकों के बीच में, इस दरमियान उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर का एक कोट यूज करते हुए कहा था कि मैं आपका जय घोष करने आया हूं। प्रधानमंत्री इससे पहले मन की बात से लेकर के बाकी तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल करते रहे हैं अपनी बातचीत को करने के लिए। सेना का अगर जय घोष करना था तो खैर ये प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता था। कल अचानक से लद्दाख जाना और इतना लंबा चौड़ा जो उन्होंने एक जितनी भी बातें की वो ठीक है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन क्या अब हम ये मान ले कि ये सब चीजें होने के बाद अब जो चीन का ये प्रकरण चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं होगा, या भारत सरकार अब इसके बाद चुप्पी साध लेगी क्योंकि प्रधानमंत्री तो वहां चले गए और इसके बाद कुछ नया होता दिख नहीं रहा है? आपको लगता है, उम्मीद है कि इसके बाद यहाँ पर अब और कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ तो फुल स्टॉप लगा दिया लद्दाख जाकर के? नहीं, देखिए यहाँ देखिए इसका थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिए कि पिछली एक महीने में आई थिंक पहले जून 6 को लेकर, फिर उसके बाद जून 22 को और अभी जून 26 या 27 को कमांडर्स की मीटिंग हुई और खबरें ये आ रही हैं कि डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ तो चीन डिसएंगेजमेंट की बात करता है और दूसरी तरफ जो जहां पे वो बैठे हुए हैं वहां पे अपने वो इमारतें बना रहे हैं। तो चीन का तो हमेशा ये रवैया रहा है कि बात इसको लंबी रखो, बात करते जाओ और इस बीच जहां पे आपने कब्जा कर रखा है वहां और मजबूती से बैठ जाओ ताकि उसके बाद डिसएंगेजमेंट की बातें नहीं खत्म हो। जितनी आप देरी करोगे, जितना आप इशारों से बोलोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। आप बता दीजिए, विश्व में देश को संबोधित करके बता दीजिए कि ये बात हम चीन का कब्जा कभी नहीं मानेंगे। और ये जो डिसएंगेजमेंट की बात है कि आप ये भी कहिए कि आप एक तरफ तो डिसएंगेजमेंट की बात करते हो, दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हो जो मैंने आपको आज इस इमेजेस से बताया। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को अपना रवैया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सर, तो क्या हम ये मान लें कि फिर एलएसी जिस चीज को लेकर जिक्र किया गया, यानी जितना जिसने कब्जा कर लिया उसका हो गया? हम कभी नहीं मान सकते, देश कभी नहीं मान सकता, कांग्रेस पार्टी, सारा देश, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं मान सकती और ये कहना होगा। भाजपा भी नहीं मान सकती। देश का सवाल है, पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जो आपने अभी जो तथ्य रखे हैं, अगर इनको हम गंभीरता के साथ लें तो क्या आप ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत और चीन की जो एलएसी पर जो विवाद लगा हुआ है उस पर सरकार और सारे सरकार के रुख को देखते हुए सरकार उस पर श्वेत पत्र लाए? आई मीन, डू यू वांट दैट द गवर्नमेंट शुड a white paper on this issue? See, the question of white paper arises later. श्वेत पत्र की बात बाद में होगी, सबसे पहले वास्तविकता की बात हो, उसके बाद आगे क्या होगा वो बात हम अलग करेंगे। तो पहले वास्तविकता तो बताएं। चूंकि वास्तविकता जो है वो अंधेरे में खो रही है, मेरा सवाल इस वजह से। तो वो सफेद भी अंधेरे में खो जाएगा, श्वेत पत्र भी अंधेरे में खो जाएगा। थैंक यू। संजीत त्रिवेदी जी। सिबल साहब, जब आप भारत की बात करते हैं और आप देखते हैं कि गलवान वैली और डेप्सांग और पेगोंगसो के इलाके में वो चढ़ाए हैं, तो वही संदर्भ ये भी है कि दुनिया के कई देश हैं जिनके साथ चीन ने फ्रंट खोल रखे हैं। चाहे वो साउथ चाइना सी की बात आपने कही है, चाहे वो आपने देखा होगा वियतनाम, चाहे वो फिलीपींस, और इसके अलावा जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर के
यहाँ तक कि ट्रेड वॉर भी चल रहा है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपको लगता नहीं है कि ये सारे देश जो हैं किसी नीति को फॉलो कर रहे हैं, कोई सीधे जाकर हमला नहीं बोल रहा है, और भारत के साथ भी उन बातों को अगर हम संदर्भ में रखकर देखें तो एक पॉलिसी की तरफ शायद वो इशारा करती हैं इन देशों की। क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमने सरेंडर कर दिया है और हमारी जमीन ले ली गई है और हम कुछ सोच नहीं रहे हैं? ये जो एलिगेशन आपके सवालों में है। सरेंडर की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो आपने बातें कही ना वो बिल्कुल सही है। इसी वजह से हमें निगरानी रखनी चाहिए थी हमारे बॉर्डर पे, खासतौर पे लद्दाख और बाकी जगह पे। ये एक संकेत देता है कि चीन का रवैया कई देशों के प्रति अलग हो चुका है, एक नए दौर के साथ चीन आके बढ़ रहा है। ये तो हमें सब मालूम है, कितने वर्षों से मालूम है। तो जो हमारी सरकार यहाँ बैठी हुई है, प्रधानमंत्री जी को ये मालूम होना चाहिए था कि इसकी वजह से, चीन के रवैये के बदलने की वजह से हमारे सरहद पर खतरा हो सकता है, खास तौर पे लद्दाख के एरिया में, क्योंकि वहां तो हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है ना। तो उस स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस की वजह से हमें वहां अगर खतरा होगा तो क्या हमारा होगा। इसीलिए जो दौलतबाग ओल्डी का एयर स्ट्रिप है वो तो सबसे स्ट्रेटेजिक है। तो इन बातों को सामने रखते हुए हमें कुछ पहले कदम उठाने चाहिए थे चीन का रवैया देखते हुए। ये बात उठती है, इसका कोई जवाब नहीं। पर वो तो ऐसा हुआ कुछ नहीं, और आज जो स्थिति है, अब ऐसे में कांग्रेस क्या सलाह देती है सरकार को? कांग्रेस को पहले तो वास्तविकता बदले। देखिए, सरकार में हम तो नहीं है ना। सरकार में हम होते तो हम कहते क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात है, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात है। लेकिन सबसे पहले वास्तविकता जो है वो तो बतानी चाहिए ना, देश को संबोधित करके। जी, थैंक यू। अगला सवाल रमन झा जी। मैंने क्वेश्चन सर, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं सिब्बल साहब। एक तो कल जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई लेह लद्दाख में, तो उसके बाद पार्टी की तरफ से या कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया। तो बीजेपी के नेताओं का ये कहना था कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी ने किसके बारे में बात कही। क्या उन्होंने सीरिया के लिए बात कही, क्या उन्होंने श्रीलंका के लिए बात कही? तो फिर बार बार ये पूछना कि उन्होंने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये शब्द में इतनी ताकत होती है कि मैं बिना आपका नाम लिए ही आपको अपनी बात समझा सकता हूं। ये बीजेपी की दलील है, ये जानना चाहता हूं। हाँ, देखिए, 2 बातें मैं इस पे मैं इसका उत्तर 2 तरीके से दूंगा कि जब 1962 में चीन ने हमला किया और युद्ध हुआ, तो क्या नेहरू ने चीन का नाम नहीं लिया था? लिया था ना। तो प्रधानमंत्री जी क्यों झिझक रहे हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी ने तो चीन की बात ही कर दी ऑल पार्टी को संबोधित करते हुए, तो उनका कोई कब्जा ही नहीं। तो वो भी क्या इशारे में किया था? क्या संदेश देना चाहते थे वो चीन को? जब उन्होंने संबोधित किया और कहा कि उनका कोई कब्जा नहीं है, ना था ना है, ना कोई इंडियन पोस्ट पे कब्जा है, तो कौन सा इशारा करना चाहते थे? मुझे तो समझ नहीं आई। अरे भाई, चीन तो हमलावर है। ये कहना कि उन्होंने हमला ही नहीं किया, हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं किया, इसके पीछे मन की बात क्या थी ये मैं नहीं जानता। मैं तो दिल की बात करता हूं। उसके पीछे मन की क्या बात थी, प्रधानमंत्री जी बता दें। और झिझक क्या है ये बताने में कि चीन ने कब्जा कर रखा जब वो कल गए थे? झिझक किस बात की कि अगर कह देते तो क्या हो जाता? अब ना वो लाल आंख दिखाते हैं, ना वो चीन का नाम लेते हैं, ना वो सही तरीके से निगरानी हुई, और आरोप हम पे लगाते हैं कि हमारी वजह से। अरे भैया, हमने तो कोई बयानबाजी नहीं की थी। वो तो जब कब्जा हो चुका तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्योंकि आपने कहा कि कब्जा हुआ ही नहीं।
एक और सवाल सर कि कल जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो सभी मीडिया पे उसकी तस्वीर दिखाना लाजमी इसलिए था कि देश के प्रधानमंत्री जवानों से मिलने पहुंचे। हालांकि बाद में ये बात पता चली कि जिस जगह पे घटना हुई थी वो करीब 150-200 किलोमीटर आगे है और यहाँ पे जो घायल सैनिक हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। लेकिन उसके बाद कई तस्वीरें पुराने प्रधानमंत्रियों की आई, जवाहरलाल नेहरू की आई, लाल बहादुर शास्त्री की आई, इंदिरा गांधी की आई और उन्होंने भी मुलाकात की थी। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ने कोई नया काम किया। हाँ, एक काम जरूर दिख रहा था कि जब वो घायल जवानों से मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त जो है टीवी हर एक जगह पे लगा हुआ था, कॉर्डलेस माइक उनके हाथ में था। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश चीन तक पहुंच पाएगा क्या? देखिए, चीन तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब व्यक्ति जनता से दूर हो जाता है ना, तो होता तो दूर है लेकिन आज की तकनीकी की वजह से नजदीकियां दिखाता है। ये पिछले साल में यही राजनीति रही कि हो तो आप दूर लेकिन दिखाना चाहते हो कि हो आप नजदीक। ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी की मन की बात से शायद हमें मिल जाए। थैंक यू। बिलाल, सर, सभी सवाल तो पूछे जा चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जब विजिट किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर कल से ही बहुत सारी पिक्चरें ट्रेंड कर रही हैं कि जहां उन्होंने घायल सैनिकों को संबोधित किया हॉस्पिटल्स में, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि जिन घायल सैनिकों को घायल बताया जा रहा है वो कहीं से घायल ही नहीं है, ना उनके कहीं चोटें लगी हुई है, ना उनके पास कोई किसी तरह की कोई इमरजेंसी किट है। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मार्केटिंग के माध्यम से? उस पर क्या टेक है आपका? देखिए, पिछले 6 साल में हो क्या रहा है, केवल मार्केटिंग ही तो हो रही है। आप हमारे देश की स्थिति आज देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे किसानों की स्थिति हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर की स्थिति हो, चाहे हमारे रुपये की स्थिति, रुपये की स्थिति हो, चाहे हमारे सरहद की स्थिति हो। वास्तविकता कुछ और है और जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। तो ये तो इनका जो, और इनको मैं दाद देता हूं, ये तो इनका स्ट्रांग पॉइंट है कि किस तरह से ये असलियत को छुपाते हैं, मतलब कि सपने दिखाते हैं और असलियत को छुपाते हैं। ये वास्तविकता है और ये इनकी पॉलिटिक्स है। थैंक यू सर। द लास्ट क्वेश्चन संदीप स्वर्णकार वर्तमान से। सिब्बल जी नमस्कार। नमस्कार। मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। आप जो दुनिया की बात कर रहे थे वो है कि इल्यूशन इज नॉट द सॉल्यूशन। तो मेरा जो क्वेश्चन है सीधा सीधा, जो कांग्रेस एक्चुअली क्या चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ चेतावनी दे चीन को या प्रतिशोध ले, मतलब अटैक चाहिए, या सिर्फ पीएम ये माने कि चीन हमारा जमीन दखल कर लिया जैसे कि सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं? देखिए, हम क्या प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कैसे वो वापस लेना चाहिए, ये एक अलग बात है, ये स्ट्रैटेजी की बात है, ये हम तय नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है, ये हम कैसे तय करें और ना हम किसी को ऐसी सलाह दे सकते हैं क्योंकि हम सत्ता पक्ष में नहीं है। लेकिन इतना जरूर तो कह सकते हैं ना कि जनता को ये तो बता दो कि असली क्या है और चीन का नाम तो ले दो। आप डरते क्यों हो? डरने की कोई बात ही नहीं है। देश आपके साथ खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, सारी फौज कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और हमें मालूम है कि फौज हमारी आज के दिन कमजोर नहीं है। हमारी डिफेंस सर्विसेज का मनोबल कम नहीं हुआ। हाँ, वो तैयार हैं। अब हम की कह सकते हैं कि भाई किस तरीके से क्या करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये सरकार का कर्तव्य है। लेकिन सरकार का एक और भी कर्तव्य है कि
कि वास्तविकता बतानी चाहिए, इल्यूजन और डिल्यूजन के आधार पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप आज सरकार में होते तो क्या स्टेप लेते? अगर आज सरकार में होते तो फिर हम बताते कि क्या स्टेप लेते। थैंक यू।